हेलो दोस्तों, नमस्कार। परफेक्ट टाइम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 40 क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेषा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई थी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य से की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेषा योजना की शुरुआत की गई थी। यह शुरुआत कब की गई थी? 2015-16 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इसका और भी आधार पर किया जाता है, जैसे व्यवसाय क्रियाओं को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से आधार पर किया जाता है? पहला, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कार्य के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 10,000 का नोट उच्चतम नोट है अब तक। ठीक है, और वर्ष 1954 में 1,000, 5,000 और 10,000 के उच्चतम मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को फिर से जारी किया गया था। ठीक है, जनवरी 1978 में इन बैंक नोटों ने मतलब 1,000, 5,000 और 10,000 को एक बार फिर विमुद्रीकृत कर दिया था। और वर्ष 1996 में आरबीआई द्वारा महात्मा गांधी श्रृंखला के बैंक नोट को चलन में लाया गया था। ठीक है, तो आज तक का जो नोट है सबसे अधिक कितने का बना है? 10,000 का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पैसा उधार देने की अनुमति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कर लगाने की उस अवधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आरोही कर को। ठीक है, ये क्या होगा? कर लगाने की वह विधि जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर, अगर कर राशि में वृद्धि हो रही तो कर की दर में भी वृद्धि हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? आरोही कर कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेबी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लेता है आपको कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 12 अप्रैल 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य उपाय के रूप में किसको अपनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सीपीआई को अपनाया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति की माप के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को प्रमुख रूप से अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अवसाद कहा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मांग कम हो और वास्तविक उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा हो और बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अवमंदन भी कहते हैं, रेसेशन। ठीक है, रेसेशन भी कहते हैं अवसाद को। ठीक है, तो इस मंदी का नाम क्या है? अवसाद बोलते हैं गहरी और लंबी दर्दनाक मंदी को, जिसमें मांग भी कम हो जाती है और वास्तविक जो उत्पादन है वो भी नहीं बढ़ पाता है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अवसाद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प को चुनें। क्वेश्चन क्या है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान का कुल मूल्य है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान देश के भीतर निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1 अप्रैल 1979 को जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1979 को जवाहर रोजगार योजना यानी कि JRY प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत कुल रोजगार का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास सूचकांक पर UNDP की रिपोर्ट देशों की तुलना इनके आधार पर नहीं करती। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, निगमित प्रशासन के आधार पर नहीं करती। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, जो निगमित प्रशासन के आधार पर तुलना नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संबंधित नहीं है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, संबंधित जो नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 तो ABC तीनों तो संबंधित हैं, तो नेल्स हेनरिक डेविड बोर ये संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋण के लिए समर्थन सम पारस्परिक मूलभूति है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उधारकर्ता की परिसंपत्ति। अच्छा, उधारकर्ता की परिसंपत्ति क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। समपार्श्विक प्रतिभूति, ठीक है, उधारकर्ता की परिसंपत्ति होती है, यानी कि जो उधार ले रहा है उसके मतलब अगर वो किसी कारणवश उसे नहीं दे पाता है तो उसके बदले वो कैसे वसूला जाता है, जिससे वह गारंटी के रूप में ऋणदाता के पास अपना कुछ गिरवी रखता है, अपनी ज़मीन होगी, मकान होगा, कुछ भी जिसके बदले वो ले रहा है, ठीक है, ताकि भविष्य में ऋण न चुका पाने की स्थिति में ऋणदाता उस पर कब्जा कर उसे बेच सके और दिए गए ऋण को वसूल सके, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उधारकर्ता की परिसंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक बोर्ड ने भारतीय महिला लिमिटेड बैंक के स्वयं में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है या दे दी थी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड द्वारा भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के समय में विलय योजना को मंजूरी मिलने के बाद भारतीय महिला बैंक तथा स्टेट बैंक के 5 अन्य सहयोगी बैंकों का 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया था, ठीक है। भारतीय महिला बैंक की शुरुआत 19 नवंबर 2013 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मुंबई से की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पोंजी स्कीम किस घोटाले को दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, निवेश। पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, मल्टीलेवल मार्केटिंग या मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें निवेशकों को जोखिम के कम समय में भारी भरकम रिटर्न का लालच देकर निवेश कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पोंजी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रकाशन नियंत्रण, ठीक है। भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित तथा भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस द्वारा नियमित रूप से मुद्रित किए जाते हैं, ठीक है। यह भारत सरकार का एक अधिकृत कानूनी दस्तावेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम समय में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रण कर लेती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ओलिगोपोली, ठीक है।
अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें फर्मों की संख्या इतनी कम होती है कि उनके बीच निर्णय संबंधी पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है। इस स्थिति को कुछ विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता, ठीक है, कंपटीशन अमंग फ्यू की स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोनोपोली। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार हिंदी में बोल देते हैं इसे। ऐसे बाजार में वस्तु का अकेला उत्पाद या विक्रेता होता है तथा उसके द्वारा बेची जाने वाले वस्तु की कोई नज़दीकी स्थानापन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित किया जाता है? घटक नहीं, इसे नोट कर लेना, घाटा है। ठीक है, तो घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, किसी विशेष वित्तीय क्वेश्चन नंबर 19, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? इसे नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, घाटा है, घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो किसे प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ठीक है, उसे क्या करते हैं हम? बजट घाटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कर के कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? कर के बाद यानी कि टैक्स की कटौती के बाद जो व्यक्ति के पास आय मतलब उपलब्ध होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। ठीक है, किसी वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय पर बिना अपनी संपत्ति में कमी लाए हुए ऋणदाता में वृद्धि लाए हुए वह कर सकता है, उस मतलब जो संपत्ति है उसे वह कर सकता है आय को, उसे क्या बोलते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। ठीक है, टैक्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? तो देखा होगा आपने, कुछ भी सामान लेने जाते हैं हर प्रोडक्ट पे उसकी एमआरपी लिखी होती है। तो जो एमआरपी है उसका मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ होता है उसका? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिसमें उत्पाद की मतलब जो उसमें एमआरपी होती है उसमें क्या होता है? उत्पाद की उत्पादन लागत के साथ साथ खुदरा व्यापारी वस्तु को पहुंचाने के लिए कुल मुद्दे मतलब जो मूल्य खर्च होता है, वृद्धि टैक्स जैसे कि टैक्स हो गया, चुंगी भाड़ा, उसमें सब इंक्लूड होता है। ठीक है, विक्रेता इस अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचता क्योंकि इसमें सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पाद की गठरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद की गठरी क्या है? उत्पाद की गठरी एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों या सेवाओं की बिक्री पेशकश को उत्पाद की गठरी कहते हैं। ठीक है, यह वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? अमूर्त परिसंपत्ति। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, साख। अमूर्त संपत्ति क्या होता है? अमूर्त परिसंपत्ति, अमूर्त संपत्ति उसे बोलते हैं जिसे हम न तो देख सकते और न ही छू सकते। ठीक है, जैसे कंपनी की साख कंपनी की अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वडोदरा में। ठीक है, वडोदरा कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ में एमबीए तथा एमटेक की डिग्री प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस रेल मंत्री ने रेल बजट पेश किया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुरेश प्रभु ने 2016 में रेल बजट पेश किया था। ठीक है, और 2016-17 में पेश किया था। यह उनका दूसरा रेल बजट था।
बजट 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आम बजट के साथ रेल बजट का प्रस्तावित विलय कब से होना निर्धारित है? तो मैंने जैसे कि अभी बताया कब से हुआ था, 2017-18। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो 1947 में यानी कि स्वतंत्र भारत का जो सर्वप्रथम केंद्रीय बजट था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर के षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था। अगर ये एग्जाम में पूछ लेता है कि पहला बजट पेश कब हुआ था, ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हम मोबाइल से या यूपीआई आईडी से जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IMPS। ठीक है, सबसे पहले IMPS की बात हो रही है, तो IMPS की फुल फॉर्म क्या है? IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, 22 नवंबर 2010 को NPCL द्वारा IMPS की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी 22 नवंबर 2010 को? NPCL। ठीक है, NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 22 नवंबर 2010 को IMPS की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों में बचत खाते की राशि पर किस आधार पर ब्याज देना शुरू किया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैनिक आधार पर। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर ब्याज की जो गणना है दैनिक आधार पर करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर कौन थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रघुराम राजन, जो RBI के भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। ठीक है, और 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल। इनके बाद कौन बने थे? उर्जित आर पटेल। अगर पूछ लेता है फिलहाल में RBI के गवर्नर कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास, जो कि कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ICICI बैंक की आई वर्क एट होम पहल किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बैंक की महिला कर्मचारी के लिए। ठीक है, ICICI बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2016 के अवसर पर आई वर्क एट होम पहल की शुरुआत बैंक की महिला कर्मचारी के लिए की थी। ठीक है, आई वर्क एट होम एक ऐसी विशेषता का मतलब विशेष कार्यक्रम है जो महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देता है। आई वर्क एट होम। ठीक है, किस बैंक द्वारा की गई थी? ICICI बैंक। किसके लिए की गई थी? बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो किसका देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों देखा जा सकता है? यह भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो भारतीय मुद्रा के नोट जो है कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 1 और 2 रुपये के सिक्के किन से बनते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब किस धातु से बनते हैं? तो ये बनते हैं ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। ठीक है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से क्या बनते हैं? 1 और 2 रुपये के सिक्के बनते हैं। अगर कोई पूछे 5 और 10 के सिक्के कहाँ से बनते हैं, तो कहाँ से बनते हैं? तांबे और निकिल मिश्र धातु से 5 और 10 के सिक्के बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रिजर्व बैंक किसका नियामक प्राधिकरण है?
जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये किसका नियामक प्राधिकरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। ठीक है। अच्छा, अगर आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो मैं पहले बताता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। यह बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। दूसरे विकल्प को चुनें जो निम्न में से अलग संबंध दिखता है। तो निम्न संबंध क्या है इसमें? पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया है, सही है। नेपाल, नेपाली रुपया है, ये भी सही है। बांग्लादेशी रुपया नहीं है। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है? बांग्लादेशी टका। ठीक है। तो और श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी जो क्या है? बांग्लादेशी करेंसी है बांग्लादेशी टका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो मुद्रा है वो किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील की मुद्रा है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है युआन। चीन की मुद्रा है युआन। इसको हम रेम्बी भी बोलते हैं। ठीक है। और जो क्यूबा है, क्यूबा की क्या है? क्यूबन पेसो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। यूरो किसकी मुद्रा है? तो जो यूरो मुद्रा है वो किसकी मुद्रा है? यूरोपियन जोन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यूरोपियन संघ के 28 सदस्यों में से 19 देशों की एकमात्र विधि मुद्रा यूरो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किस सिद्धांत पर आधारित है? जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम स्वाइप करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है। क्रेडिट कार्ड के पीछे जो एक चुम्बकीय पट्टी होती है, जब क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया जाता है तो चुम्बकीय पट्टी से छोटी छोटी विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके माध्यम से नकदी की जानकारी दर्ज हो सकती है। ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो विषम कौन सा है? रुपया, लीरा, सिक्का और दिनार। तो उसमें से विषम कौन सा है? सिक्का। क्यों है? रुपया, लीरा और दिनार क्या है? किसी न किसी देश की मुद्राएं हैं। ठीक है। और सिक्का क्या है? मुद्रा का रूप है एक। ठीक है। जैसे भारतीय रुपये में क्या बोलते हैं? भारतीय के 1, 2, 5 तथा 10 के सिक्के हैं। ठीक है। ये क्या है? मुद्रा का एक रूप है। और ये जो रुपया, लीरा और दिनार क्या है? देश की मुद्राएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।